नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को, देश के सभी नागरिक को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश आज 75वां रिपब्लिक डे मना रहा है। रिपब्लिक डे का परेड भी देखा होगा आपने, और आप जहां भी होंगे देश के हिस्से में, पूरा देश रिपब्लिक डे को, संविधान जिस दिन इस देश में लागू हुआ उस दिन को याद करके आज जश्न मना रहे हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके जरिए कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे हाथ में प्रस्तावना है, प्रेम्बल, संविधान की मूल आत्मा। इस प्रेम्बल में जो लिखा गया है वो कुछ सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है देश में उसके संदर्भों के साथ उस पर हम बात करना चाहते हैं। क्या है ये संविधान का प्रेम्बल? स्कूल में, प्रार्थना सभाओं में, जिस भी स्कूल में, देश के किसी भी हिस्से में आप पढ़े होंगे तब भी, और किताबों में भी, संविधान की जब बात होती है तो इस प्रस्तावना की बात होती है। और आज क्या इस संविधान पर कोई खतरा है? क्या संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है, या संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों पर कोई खतरा है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान का प्रेम्बल कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, गौर से सुनिएगा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान जब मसौदा तैयार हुआ था तब यही प्रस्तावना तैयार हुई थी, और उसके बाद 1950 को संविधान लागू हुआ। आज क्या इस पर कोई खतरा है? क्या, क्यों चिंता कर रहे हैं बहुत सारे लोग? आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर मैं चाहूंगा उनको लाया जाए ताकि आपसे परिचय कराए। अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत मुखर हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लिखते रहते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर और देश के सेकुलर फैब्रिक को लेकर, संवैधानिक मर्यादा को लेकर अक्सर चिंतित भी रहते हैं, अपनी बातें लिखते बोलते रहते हैं। दूसरे हैं एनके सिंह, उन्हें आप अक्सर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, लेकिन हाँ, संविधान के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, अध्येता हैं। शुरुआत करने के लिए आज 3 पॉइंट है हमारे पास। एक तो देखा आपने कि 22 तारीख को जैसी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद आज सुबह कई लेख लिखे गए हैं, छपे हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आई है या उनकी चिंता आई है, उससे लगा कि ये बात की जानी चाहिए। अपूर्वानंद जी चूंकि हमारे सामने स्क्रीन पर है, अपूर्वानंद जी ने ट्वीट किया आज सुबह 7:55 पर, अंग्रेजी में ट्वीट है जिसका हिंदी अगर कहें तो इस गणतंत्र दिवस पर जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है। संविधानवाद मर चुका है। गणतंत्र की इस इमारत में जो कुछ बचा है उसे सभी संस्थाएं मिलकर ध्वस्त कर रही हैं, इसलिए हमारे शोक और आत्मनिरीक्षण का दिन है। यह अपूर्वानंद जी के ट्वीट का हिस्सा है। आज द हिंदू अखबार में अरुणा रॉय और निखिल डे ने जो लेख लिखा है उसमें भी संविधान को लेकर चिंताएं कि जिस ढंग से देश में बहुसंख्यकवाद वाली राजनीति हो रही है और जिस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर चिंताएं व्यक्त की, उस पर आगे बात करेंगे। एक लेख आज योगेंद्र यादव ने लिखा है द प्रिंट में। उनके लेख का जो हेडिंग है, का जो शीर्षक है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, द रिपब्लिक इज डेड एंड नो पॉइंट ब्लेमिंग आरएसएस बीजेपी, वी नीड ए न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज। तो उनकी चिंता भी है कि देश में बहुसंख्यक की राजनीति और जो कुछ हो रहा है उससे संविधान खतरे में। क्या वाकई इस चिंता की कोई बुनियाद है, या ये चिंता एक बौद्धिक विमर्श के तहत बहुत सारे लोगों को ये खतरे लगते हैं, सिर्फ उसके तहत आया? इसको समझने के लिए शुरुआत हम पहले अपूर्वानंद से। अपूर्वानंद जी, आपका स्टेटमेंट आज के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट या ये ट्वीट करने के पीछे क्या चिंता है जिसकी वजह से आपने ये आज लिखा या लिखना पड़ा? मैं एक नागरिक हूं इस देश का, और मैं ये मानता हूं कि नागरिक के नाते
इस गणतंत्र के प्रति और इस देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। और आज अपने जीवन में मैं जितना निराश महसूस कर रहा हूँ, उतना इसके पहले मैंने कभी नहीं किया था। क्योंकि गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है लोगों की संप्रभुता, इसके लोगों की संप्रभुता और व्यक्ति की गरिमा। और ये दोनों चीज़ें आज सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। और अगर आज ये खतरे में पहुंची हैं, तो इसका कारण यह है कि जिन संस्थाओं को जिम्मेदारी थी इस गणतंत्र को बनाए रखने की, उन सारी संस्थाओं ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, बल्कि वे स्वेच्छा से इस गणतंत्र की नींव खोदने में लगी हुई हैं। और उनमें सारी संस्थाएं हैं। कार्यपालिका तो है ही, न्यायपालिका भी शामिल हो गई है। कई बार ऐसा लगता है कि सेना भी उसमें शामिल है। और मीडिया जो एक दूसरी संस्था है जिसका काम है इस गणतंत्र को बनाए रखना, मीडिया ने जैसे तय कर लिया है कि वो इसको नेस्तनाबूद कर देगी। तो निराशा इसलिए है कि पहली बार यह लग रहा है कि भारत में जनतंत्र का अर्थ हो गया है बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म। और भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। और यह चीज सबसे ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि भारत की नींव इसी चीज पर बनी थी कि आपकी तादाद कितनी भी हो इस मुल्क में, अगर आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं, आपकी तादाद कुछ भी हो, सबके अधिकार बराबर हैं, हर व्यक्ति बराबर है, हर समुदाय बराबर है। लेकिन आज वह चीज ऐसा लगता है कि अब वो हमारा सिद्धांत नहीं है। बहुसंख्यकों की मर्जी, बहुसंख्यकों की खुशी ही सबसे प्रमुख है, प्राथमिक है, और उसको बनाए रखना हर संवैधानिक संस्था का काम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस वजह से मुझे गहरी निराशा हुई। और मैं इसकी व्याख्या मैं चाहूंगा, जैसे आपने कहा आज आपको प्रतीत हो रहा है और आज इतने हताश है, तो क्या ये हताशा तात्कालिक है? इसकी हताशा की बुनियाद क्या आपको 22 तारीख को उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी या पूरी सरकार या उसके बाद पूरी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी जिस ढंग से उस मंदिर के बनने को सेलिब्रेट कर रही है, क्या उससे जुड़ा है या क्या है? थोड़े विस्तार आप दें तो थोड़ी बात समझ में आए। जी, 22 तारीख को तो मैं सिर्फ एक पड़ाव मानता हूँ, एक लंबी प्रक्रिया का। मैं ये नहीं मानता हूँ कि यह चीज उस दिन शुरू हुई या कोई किसी एक घटना में यह बात यकायक हो गई। 22 तारीख एक प्रक्रिया का एक पड़ाव है, और इसके अगले पड़ाव भी हम देखेंगे। आज हमने ज्ञानवापी को लेकर भी खबरें पढ़ी हैं, इसलिए आगे चलकर हम और पड़ाव देखने वाले हैं। इसके पहले का पड़ाव था सर्वोच्च न्यायालय का 2019 नवंबर का वो फैसला, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन को हवाले कर दिया था राम मंदिर बनाने के लिए। और उसके साथ ही 2019 का वह फैसला सरकार का, जिसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल पिछले साल उचित ठहराया, वह था अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर देने का कश्मीर के अर्थ में। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है जो पिछले 10 वर्षों में एक एक करके चल रही है, जिसमें 3 तरीकों से, एक तरीका है कानून का, ऐसे कानून पारित किए जा रहे हैं जो कानून जो देश का के संविधान का मूल ढांचा है, उस ढांचे को धीरे धीरे वे कमजोर कर रहे हैं और वे बहुसंख्यकवाद को स्थापित कर रहे हैं। एक कानून नागरिकता संशोधन विधेयक को कानून की शक्ल में बदलने का था, जिसमें आपने नागरिकता की एक ऐसी राह निकाली, एक रास्ता निकाला जिस रास्ते पर हर कोई चल सकता है और नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ मुसलमान नहीं चल सकते हैं, जिसको सीएए कहा गया कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता मिलेगी। और पहली बार नागरिकता की परिभाषा को विकृत कर दिया गया, यानी उसे सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया नागरिकता को। तो यह कानून, या फिर आप ट्रिपल तलाक जैसे कानून देख लें, जो पूरी तरह से विभेदकारी कानून है। क्योंकि अगर मसला यह है कि एक मर्द अपनी औरत को बिना एक प्रक्रिया के नहीं छोड़ सकता, तो यह बात सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। लेकिन एक मुसलमान अगर अपनी औरत को, अपनी पत्नी को छोड़ दे बिना प्रक्रिया के, तो उसके लिए तो आपने 3 साल की जेल का प्रावधान किया,
लेकिन वैसा कोई प्रावधान हिंदुओं के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट था कि यह कानून मुसलमान औरतों के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाया जा रहा है। और इस तरह के दूसरे कानून, जैसे आप एंटी काउ स्लॉटर कानून लाएं या एंटी बीफ ईटिंग जो गोमांस निषेध करने वाले कानून लाएं, या फिर अलग अलग राज्यों में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लाए जा रहे हैं, एक्ट लाए जा रहे हैं, जिनमें आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, धर्म परिवर्तन करने पर आपको जेल होगी, लेकिन अगर कोई किसी को हिंदू बना रहा है तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक रास्ता है कानून का, और दूसरा रास्ता है सड़क की हिंसा का। अभी पिछले 3 दिनों में 22 तारीख के बाद पूरे भारत से अनेक जगहों से ऐसी खबरें हमको मिली हैं, जिनमें कब्रिस्तानों पर, मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, गिरजाघरों पर हमले किए गए हैं। बंबई से लगातार खबरें आ रही हैं 3-4 दिन से सांप्रदायिक हिंसा की, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की। तो सड़क की हिंसा, और सड़क की हिंसा में अब सिर्फ जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि अब राज्य सक्रिय रूप से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहा है, जिसको आप बुलडोजर न्याय कहते हैं। तो ये पहली बार पिछले 10 साल में हमने देखा है कि राज्य अब शामिल हो गया है नॉन स्टेट एक्टर के साथ, जिसमें वह बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करेगा मुसलमानों को दंडित करने के लिए। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है जिसमें मीडिया स्वेच्छा से शामिल है, मुसलमानों को बदनाम करने में, मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार करने में। और मीडिया के साथ-साथ जो हमारे शासक दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दूसरे तमाम मंत्री, वे सब एक दीर्घ घृणा अभियान। तो ये 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों से हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें इस देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा पूरी तरह से टूट जाए। यह एक बात है, और इसी के चलते 22 जनवरी संभव हुई, क्योंकि 22 जनवरी को हुआ क्या? 22 जनवरी को एक ऐसी जमीन पर मंदिर बना, जिस जमीन पर 2 अपराध किए गए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ही। पहला अपराध 1949 को हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां चोरी-चोरी रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपराध कहा, गैर कानूनी कहा। और दूसरा 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढाही गई, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध कहा। तो लेकिन दिलचस्प यह है कि उस अपराध की सजा देने में या उस अपराध का न्याय करने में सर्वोच्च न्यायालय को कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी जल्दी नहीं थी। हम ये जानते हैं कि उसका मुकदमा लखनऊ में चल रहा था, सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, और अब यह तय हो गया, सीबीआई कोर्ट ने तय कर दिया कि मस्जिद गिरी, अपराध हुआ, लेकिन अपराधी कोई नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, वो अपने आप ही मस्जिद गिर गई। तो यह जो हम न्यायपालिका की तरफ से देख रहे हैं, और ये एक लंबी प्रक्रिया और लंबा किस्सा है, जिसमें उन्होंने अपराध करने वालों को ही एक तरह से पुरस्कृत कर दिया। कहा कि ठीक है, मस्जिद गिरी, अपराध था, लेकिन इस मस्जिद पर हिंदुओं का दिल बहुत दिनों से आया हुआ था। वे लगातार इस मस्जिद को देख रहे थे। इस पूरे फैसले का लब्बो-लुबाब ये है कि मस्जिद को बहुत दिनों से देख रहे थे, उनका दिल इस पर था, इसलिए मुसलमानों की जो मिल्कियत है वो संदिग्ध हो जाती है। हालांकि मुसलमान इसमें नमाज पढ़ रहे थे, इसके सबूत हैं, लेकिन अदालत को लगा कि हिंदुओं का दावा ज्यादा मजबूत हो गया और इसलिए इस जमीन को दे दिया जाए। तो इससे बड़ी न्यायिक कलाबाजी और हम कोई देख नहीं सकते थे, और अन्याय कोई देख नहीं सकते थे। इस अन्याय का नतीजा ही है कि 22 जनवरी को आपने एक मंदिर वहां बनता हुआ देखा, जिस मंदिर में देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, धर्मनिरपेक्ष देश का वो मुख्य यजमान भी था, वो एक तरह से राजा की भूमिका भी निभा रहा था, और उन्होंने जो भाषण दिया वहां, वो बहुत बहुत ही मानीखेज भाषण है, जिस भाषण में उन्होंने देव से देश, राम से राष्ट्र को परिभाषित किया और कहा कि एक कालचक्र आरंभ हो रहा है, नया कालचक्र 22 तारीख से। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इसका मतलब कि अब इस देश में स्रोत अधिकार का जनता नहीं है, बल्कि एक दैवी ताकत है, जिस दैवी ताकत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिभाषित करेगा। तो इस देश की जो बुनियाद थी संविधान की, उसी को एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सबके सामने ध्वस्त कर दिया। और अगले दिन मैंने देखा कि
किसी समाचार पत्र में इसकी आलोचना नहीं दिखलाई पड़ी, कहीं इसको लेकर शिकायत नहीं दिखलाई पड़ी, बल्कि हर जगह वाह-वाह होती हुई दिखलाई पड़ी। तो यह जो मैं कह रहा था, उसकी पृष्ठभूमि यह है। चलिए फिर वापस आएंगे आपके पास। एनके सिंह साहब, जो संविधान को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की जा रही है, मैंने भूमिका में चाहे योगेंद्र यादव का जिक्र किया, चाहे अपूर्वानंद का जिक्र किया, और अपूर्वानंद ने अपनी बात कही भी, और ये चिंताओं के बीच जो सरकार का तौर तरीका है, कल भी हमने बात की थी कि किस तरह से परसों कि किस तरह से कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके मोदी को महान बताते हुए कह दिया कि आपने इतना ऐतिहासिक काम किया जिसके लिए सदियां इंतजार कर रही थी, और जो कुछ कैबिनेट ने कहा जिस पर विस्तार से हमने वीडियो किया। लेकिन कल भी प्रधानमंत्री मोदी का जो कल का भाषण है, आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, जैसे हर जगह प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों पर ले जाने का वक्त, राष्ट्र प्रतिष्ठा को अब नई ऊंचाई देने का समय। हर अखबार की हेडलाइन यही है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब राष्ट्र की बारी। तो जब प्राण प्रतिष्ठा और राष्ट्र और जो बहुसंख्यकवाद है, जिसके पीछे ये सोच है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के द्वारा और हिंदुओं के पक्ष में, तो क्या जो चिंताएं हैं इनकी, ऐसे बहुत सारे लोगों की, अपूर्वानंद जैसे लोगों की, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसे खतरे की दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं? है और सारगर्भित शब्दों में व्यक्त किया है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो बड़े सारगर्भित शब्दों में व्यक्त किया, कॉन्कैटिनेशन ऑफ इवेंट्स, जो घटनाक्रम है उसको दिखाते हुए कि उसका कल्मिनेशन कैसे 22 एक कल्मिनेशन है, उसकी परिणति है। वो चिंता बहुत साफ सी है कि आपने तमाम अखबार दिखाए, एक अखबार जो ये जाना माना अखबार है, इसका ये जो 8 कॉलम बैनर चीख के कह रहा है, ज्ञान वापी में मंदिर ढहाकर बनाई गई मस्जिद। ये इसके बाद जो आजकल 2 पेज हो रहे हैं, पहला पेज 2 हो रहा है रेवेन्यू के लिए, दूसरा जो पेज 1 है उस पे लिखा है प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब राष्ट्र की बारी। अभी अपूर्वानंद जी ने कहा और उस दिन का हम लोग ने एनालिसिस भी किया था, राम राष्ट्र है, तो राष्ट्र राम के साथ को टर्मिनस हो गया, लिहाजा राष्ट्र जो होगा वो राम है, राम की सीमा राष्ट्र है, राष्ट्र की सीमा राम है। तो अब जो प्रक्रिया होगी वो राम के अनुरूप चलेगी। तो इसमें पहला तो ये है, फर्स्ट पेज का 8 का बैनर देखा आपने, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये अब राष्ट्र की बारी है, ये मेरे ख्याल से दिखाने के लिए देखना पड़ेगा। जी, जो दिखाया मैंने जी। उसके नीचे देश की जो हमारी सॉवरेंटी की प्रतीक मानी जाती है भारत की राष्ट्रपति, उनका स्टेटमेंट बहुत अहम है, उस पर अभी आने वाला था, उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया। जी, ये है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा युगांतरकारी आयोजन मुर्मू। ये हमारी सॉवरेन को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी स्टेट की प्रतिबिंब है, इससे अमूर्त होता है तो उसके प्रतिबिंब के रूप में ये मानी जाती हैं। तो ये दूसरा है, बहुत सिंपल सी बात है कि 22 उसका कल्मिनेशन था, परिणत थी, जिसमें ये शुरू हो रहा है। और मोदी जी ने कहा भी था कि राम विधान है, तो मैंने कल भी कहा था कि बस सम लगाना है तो राम संविधान हो जाएंगे और फिर उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। इसके बारे में बड़ा अच्छा एक सेंटेंस है, लुडविक, एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर हुए, उनका है लुडविक लेविट का। लुडविक लेविसन ने कहा है, डेमोक्रेसी विच, मैं उसको थोड़ा सा साफ करके वो कर दूं, डेमोक्रेसी which began by liberating men politically has developed a dangerous tendency to enslave him through tyranny of majority and the deadly power of their opinion. ये प्रजातंत्र ने जो वादा जनता से जब शुरू किया, प्रजातंत्र का कंसेप्ट आया, तो वो जनता को पॉलिटिकली लिबरेट कर रहा था, स्वातंत्र दे रहा था, आजादी दे रहा था, लेकिन इसका एक टेंडेंसी था कि ये मेजॉरिटी के डेडली पावर को लेके
ये व्यक्ति को गुलाम बना लेता था, उसके आतंक से, मेजॉरिटी के पावर के आतंक से गुलाम बना लेता था, और उसके ओपिनियन से, मेजॉरिटी ओपिनियन से। ये बात लुडविग ने कही है, और ये यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वीप अप करिए, मेजॉरिटेरियन रिलीजियस कम्युनिटी के, किसी राम या अखबार उसके लिए तैयार बैठे हैं, जो अभी आपने दिखाया। ओपिनियन आप चेंज कर दीजिए, और देश में एक ही डिस्कोर्स चले, वो राष्ट्रपति से लेके प्रेमचंद के गोबर झुनिया और उसके सोनू उसके उस तक, वो सारे लोगों का एक ही डिस्कोर्स हो कि मंदिर तो बनाना। अब इस पे हम दूसरा एक कहते हैं, जब ये भारत का संविधान बना, जब आपने अभी संविधान के प्रीएम्बल को कोट किया, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल का मतलब ये हमने अपने को दिया है, ये संविधान, तो जिम्मेदारी किसकी है? वी द पीपुल की, कि इसको वो सुरक्षित रखे। अब पीपुल में एक वर्ग को आपने रिलीजियसली चार्ज कर दिया, और उसके टाइरनी ऑफ मेजॉरिटी, उसके उस बहुमत के ओपिनियन से आप चीजों को बड़े आराम से बदल के कहेंगे यार प्रजातंत्र तो है ना, इसी को तो कहते हैं। तो जब भारत का संविधान पहला दिन शुरू हुआ, तो इनॉग्रेशन जब हुआ, तो उस समय चूंकि पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चेयरमैन पदेन जिसको कहते हैं, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको बनाया गया चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो पहले दिन जो 9 दिसंबर 1946 का भाषण है, वो बड़ा जबरदस्त था। उसमें उन्होंने एक कोट किया था, अमेरिकन एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुए हैं, उनके कोट को, उस जूरिस्ट ने कहा था कि हमने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ये खड़ा करके आपको दे दिया है, अमेरिकन संविधान के बारे में कहा था, बहुत ताकतवर है, बहुत पुख्ता है, लेकिन अगर इसके इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए, या अगर ये इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहे और आम जनता वो नहीं देख पा रही है कि ये इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते जा रहे हैं, वो खड़ी नहीं हो रही है, तो ये 1 घंटे में ढह जाएगा। ये बात अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने इसी को कोट किया कि हम लोग इसको बनाएं, बहुत मजबूत बनाएं, संविधान में हर बात लिखी हो, सब कुछ हो, लेकिन ये 1 घंटे में गिर जाएगी अगर इसके रखवाले जो वी द पीपुल है, हम इसके लिए खड़े नहीं हुए कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन मुश्किल क्या है, बहुत खूबसूरती से देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री, उस दिन 22 तारीख को जो हुआ, सिर्फ ये नहीं हुआ है कि राम मंदिर बना है, स्टेट जेनुफ्लेक्ट कर रहा था, वो सजदा में गया था कि नहीं धर्म से ही अब चलेगा। और उसका प्रधानमंत्री, जिसको कहा जाता है देश का प्रधानमंत्री है, जब वो लमलेट हो गया और सर अपना गर्दन दाएं बाएं करके और मंदिर के मत्था टेक रहा था, तो वो स्टेट मत्था टेक रहा था, हमारी सॉवरेंटी मत्था टेक रही थी। खतरा इसका है, बात इसकी नहीं। अगर मोदी वहां बैठे होते और वो कोई शंकराचार्य उसकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा और ये सब हो रहा होता, और स्टेट एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो वो कहा जाता कि भाई ये वो सेकुलर है, इंडियन सेकुलरिज्म जो फ्रांस से अलग है, इंडियन सेकुलर जो अमेरिका से भी अलग है, इंग्लैंड के भी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, और इसमें स्टेट हर रिलीजियस ऑकेजन को सपोर्ट करता है, तब वो लगता कि एक नॉर्मल है। लेकिन स्टेट जेनुफ्लेक्ट कर रहा था, वो सजदा में गिरा हुआ था। अब उसके बाद का नतीजा क्या होगा? एक बहुत अच्छा इसके बारे में एक वो कहा जाता है, और ये एलन सिंघवी ने अपने कैनेडी स्पीच में कहा था, बड़ा अच्छा लगा वो कह के, कि गरीबी और महंगाई ये खुद अपने आप में डेडली सॉल्वेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। मोदी ने इसको बदल दिया कि नहीं ये सॉल्वेंट वगैरह कुछ नहीं है, हम देखो डेमोक्रेसी कैसे खत्म करते हैं, और मोदी ने उसको रिलीजियसली सरचार्ज एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेके मोदी ने इसको बिल्कुल बदल दिया। आप जानते हैं महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, आप जानते हैं कि पॉवर्टी की क्या हालत है और रिच पुअर डिवाइड किस तरह बढ़ रहा है।
जीनी कोएफिशिएंट पे। लेकिन इसके बाद भी मोदी में वो सलाहियत है कि उन्होंने रिलीजियसली चार्ज करके, और ये लगातार करते रहेंगे। जी। बुलंदशहर में क्या आपने देखा, 4 दिन भी तो नहीं हुए, और इस बीच में ड्रामा जो चल रहा था 22 के बाद वो चलता रहा। और कल फिर से उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये राष्ट्र, अब तो राष्ट्र को करना है। और राष्ट्रपति इसका जो स्पीच था वो प्योरली कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने बहुत वो किया कि साहब बहुत अच्छा उनके अच्छा, कर्पूरी ठाकुर प्योर है कि आपको जब नीतीश कुमार ने वहां पे कास्ट सेंसस कराया तो आपने उसके काउंटर में कर्पूरी ठाकुर को दिया, वरना 10 साल से आप शासन में है, हर साल ये धंधा करते हैं, लेकिन आपने 1 साल भी नहीं दिया कर्पूरी ठाकुर को। तो आप खेल क्या कर रहे हैं, ये वी द पीपुल को अगर मालूम चले और वो रेशनली सोचे। मुश्किल ये है, लेकिन यही तो सिंह साहब, माफ करें बीच में रोके, यही तो दिक्कत है कि वी द पीपल की स्थिति ये है कि वो राममय होकर झंडा फहराकर उसके बाद आज की तारीख में कहीं मस्जिद के गुंबद पर भी झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं, मुंबई में हंगामा कर रहे हैं। अभी तस्वीरें तो 4-5 दिन ही हुए हैं, 22 तारीख से आज देखें तो अभी 4 ही दिन हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और इसके खतरे के प्रति आगाह चाहे अपूर्वानंद जी कर रहे हो, आप कर रहे हो, हम जैसे लोग कर रहे हो, लेकिन हम लोगों को ही टारगेट किया जाता है। अब जैसे मैं कुछ लोगों के स्टेटमेंट को उधार लूं, अगर जैसे अरुणा राय ने आज लिखा है कि रिलीजन इज बीइंग सेंट्रलाइज्ड, और ऐसे ही सैम पित्रोदा ने कहा था कि रिलीजन को आप नेशनलाइज कर रहे हैं। अरुणा राय ने जो आज लिखा है, मैं इसकी लाइनें कुछ मैं उधार लेना चाहूंगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैव गॉन, इट इज नाउ वन नेशन, वन मार्केट, वन कलर, वन लैंग्वेज, वन इलेक्शन एंड ऑफ कोर्स वन ऑफिशियल रिलीजन। और आपने रिलीजन को एक ऑफिशियल जामा पहना दिया कि ये रिलीजन जो है हिंदू रिलीजन, ये सरकार का, स्टेट का रिलीजन है। जैसे ही आप किसी रिलीजन से स्टेट को जामा पहनाकर उसके आप धर्माचार्य या मुखिया हो जाते हैं, तो फिर तो देश की बहुसंख्यक आबादी के अलग जो आबादी है, बल्कि उस बहुसंख्यक आबादी का भी बहुत बड़ा तबका है कि आपके उस लाइन लेंथ से अलग, तो उसको लगता है कि ये तो कुछ अलग हो गया। नहीं अजीत जी, वो एफपीटीपी सिस्टम है ना, मोदी ने इतनी खूबसूरती से यह किया है कि वर्ल्ड के पॉलिटिकल साइंस में यह पढ़ाया जाएगा सैकड़ों साल कि इस आदमी ने डेमोक्रेसी का कितना बड़ा तमाशा किया है जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल जो वोट मिल रहे हैं वो 37% है। कांग्रेस को करीब 40 साल 37% लगातार वोट मिलते रहे। चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल था, लेकिन बात उसकी नहीं है। एक ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब ये मेजॉरिटी व्यू है, जबकि ये नहीं एफपीटीपी सिस्टम की प्रॉब्लम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे चुनाव पद्धति की, जो इंट्रिंसिकली डिविसिव है, जो समाज को खंडित करता है। मोदी ने उसी का खेल किया। ये पूरा जो खेल है ये उसी का है कि धीरे से, अच्छा अगर मान लो पूरा नहीं पड़ रहा है, उससे नहीं बन रहा है, तो किसी उसको मिला लो, किसी कर्पूरी ठाकुर को दे के, और उसके बाद कहो कि साहब हो गया ना, बैकवर्ड देखिए हमने कर दिया ना, कर्पूरी जी को दे दिया, ये कह के आप उसमें से एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोट्स ताकि सीटों में कन्वर्ट हो जाए। तो खैर उसमें हम बाद में आएंगे। उसी आर्टिकल में अंबेडकर का एक बड़ा अच्छा वो है, और वो आर्टिकल में ही नहीं है, ये हमारे, चूंकि मैं रोज ही इसको देखता रहता हूं, ये प्रिय हमारा वो है। तो अंबेडकर ने कहा था विल इंडियंस, जब उन्होंने ये संविधान जब बन रहा था, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबव द क्रीड और विल दे प्लेस क्रीड अबव द कंट्री। उनको ये शक था कि ये जो हम ये समाज है भारतीय, वी द पीपल जो है, क्या ये क्रीड को हिंदू, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, इसको ऊपर रखेगा जब वोट देगा तो, या देश को ऊपर रखेगा? फिर उन्होंने, उनको शक था, तो अगला कहा आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट this much is certain that if the parties place creed above the country, our independence will be put in jeopardy. ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने ये धंधा शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण ठाकुर और वो क्या होता है यादव और दलित, ये सब धंधा शुरू कर दिया, तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि ये हमारा जो ये प्रजातंत्र है ये ठहरेगा नहीं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है
प्रजातंत्र को ठहराने के लिए कि पर कितना दूर तक चले, जैसे पाकिस्तान का नहीं चला, श्रीलंका का नहीं चला, नेपाल का नहीं चल रहा है, उसकी वजह क्या है? अगर आप गौर से देखें तो जो इंस्टीट्यूशन, दो तरह के होते हैं, या तो इंस्टीट्यूशन से स्ट्रांग हो, वो हो इंस्टीट्यूशन वो हो, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो। मोदी ने इन दोनों को बगैर किए इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश। आज आप देखें देश के कलकत्ता हाई कोर्ट में दो जजेस आपस में लाल जूता कर रहे और फैसला वो दे रहा है, एक केंद्र के फेवर में फैसला दे रहा है तो दूसरा पलट के राज्य के फेवर में कर रहा है सीबीआई को लेके। और आरोप यह है, एक कह रहा कि नहीं अभिजीत बनर्जी जो है ना ये बहुत अच्छा वो होने जा रहा है, और ये जज कह रहा कि ये एमपी का टिकट चाहता है, और दूसरा जज कह रहा है कि ये उसके गोदी में, केंद्र की गोदी में बैठा है। हाई कोर्ट के जजेस आपस में कि ये उस पार्टी के साथ है, ये उस पार्टी, क्या स्तर इस इंस्टीट्यूशन का हो गया है। नहीं, वो तो सर उससे बड़ा हम देख चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाहर आके, और उसी में से एक रंजन गोगोई उसके बाद राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। तो वो तो मिसालें और भी बहुत उससे बड़ी मिसाल है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि 4 जजेस बाहर आए, और उसके बाद जो जिन जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने, जिस पीठ ने फैसला दिया राम जन्मभूमि और इस विवाद पर, उन जजों को कहां कहां एकोमोडेट किया गया। अभी सीजेआई बचे हैं, बाकी सब एकोमोडेटेड है। पूर्वानंद जी, जो चिंताएं, जैसे एनके सिंह ने भी वही बात की, और अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा, जैसे मान लीजिए आज मैंने रिपब्लिक डे पर ये प्रिम्बल मैंने ट्वीट किया, उस ट्वीट करने का नतीजा ये हुआ कि उसके नीचे जितने लोग हैं, बहुत बड़ी आर्मी, वो गालियां दे रही है। इसमें 2 शब्द पर कि इमरजेंसी के दौरान ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष सेकुलर जोड़ दिया गया, और ये तो हटना चाहिए। उनको सबसे एतराज सेकुलर शब्द से ही है। उनको घृणा है उस बड़ी आबादी को जो बीजेपी और हिंदुत्ववादी आरएसएस समर्थक आबादी है, सेकुलरिज्म। उनके लगता है ये कोई शब्द ही नहीं है, ये तो बहुसंख्यक का देश है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग चिंतक विचारक के, फिर विकल्प और रास्ता क्या है? देखिए, ये जरूर है कि ये एक उन्माद का समय है, और जब उन्माद का समय होता है तो सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि हमेशा हमें थोड़ा शांत चित्त होना चाहिए, तब हम सोच पाएंगे, वरना अगर दिमाग खौल रहा है तो उसमें हम सोचेंगे कैसे। तो हम ये उम्मीद करें कि ये समय जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सेक्युलरिज्म बहुत बुरा है, उन्हें उन तमाम मुल्कों को देखना चाहिए जिन्होंने सेक्युलरिज्म को अपना सिद्धांत नहीं बनाया है। वहां की वहां की अवस्था क्या है, सेक्युलरिज्म क्यों एक आदर्श सिद्धांत है। सेक्युलरिज्म इसलिए आदर्श सिद्धांत है, या संविधान जिसको हम कहते हैं, संविधान का मतलब है विधान, आप उर्दू में उसको दस्तूर कहते हैं, यानी जीने का तरीका। तो अलग अलग किस्म के लोग जिनके अलग अलग तरह के विश्वास हैं, वे जब एक साथ एक राष्ट्र बनाते हैं तो जीने का कौन सा तरीका निकालेंगे, कौन सा उसूल निकालेंगे। वह उसूल है सेक्युलरिज्म, जिसमें आप ये कहते हैं कि भाई हर किसी को इस मुल्क में बराबरी का एहसास होगा, हर कोई इस मुल्क में अपना चेहरा देखेगा। यानी आप जब झंडा देखेंगे इस मुल्क का, तो उस झंडे में आप अपनी झलक देखेंगे, इस मुल्क के प्रतीकों को देखेंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखलाई पड़ेगी। ये हर समुदाय को महसूस होना चाहिए, और इसके लिए जो सबसे अच्छा उसूल है वो सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलरिज्म सिर्फ भारत के लिए नहीं, सेक्युलरिज्म दुनिया के हर मुल्क के लिए सबसे अच्छा उसूल है। साथ अगर आप एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपके गोवा में रहने वाले लोग हैं, मणिपुर में रहने वाले लोग हैं, नागालैंड में रहने वाले लोग हैं, हिमाचल और तमिलनाडु और केरल और बिहार, मिथिला और कश्मीर, तो इन सब के खाने पीने का तरीका अलग, इन सब की इबादत का तरीका अलग। तो क्या ये तय होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों का जो खाने पीने का तरीका है वही पूरे मुल्क का होगा, या उनका इबादत का तरीका पूरे मुल्क का होगा? तो इत्मीनान हमें महसूस होता है जब जैसे हम 3 आदमी बैठे हैं तो हमें लगे कि नहीं, हम सबको बराबर की जगह हम या इस हॉल में अगर कोई एक हॉल हो, उसमें 100 लोग बैठे हैं और 80 हिंदू हों और 15 मुसलमान हों और 5 अलग अलग हों, तो उन 20 लोगों को बराबरी का एहसास हो,
और यह काम सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म कर सकता है। हिंदुस्तान ने सेक्युलरिज्म का जो उसूल निकाला वो फ्रांस के लाइसीती से अलग था। तो उसमें यह था कि जो राज्य होगा वह राज्य प्रत्येक धर्म से बराबर का रिश्ता बनाएगा, यह था। उसमें कोई धर्म, कोई विश्वास, कोई तरीका प्राथमिकता नहीं लेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए जो कहा जाता है कि हिंदू जीवन पद्धति भारत की जीवन पद्धति है, यह गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय का JS वर्मा का वो फैसला इसलिए बहुत खतरनाक था, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। तो उस फैसले को सब याद करें, वो बहुत खतरनाक फैसला था। तो आप अपने वे ऑफ लाइफ को, अपनी जीवन पद्धति को अगर पूरे राष्ट्र की बना देंगे तो बहुत बेचैनी पैदा होगी। मसलन मैं आज कहूं कि मैं तो आज मांसाहार नहीं करता, तो अजीत अंजुम जी को और NK सिंह जी को भी नहीं करना चाहिए, और वे दोनों इसलिए मजबूर हों कि मेरी ताकत इस समय ज्यादा है, मेरे पास लाठी भी है, या मेरे पास लोग हैं जो उनके घर में पहुंच जाएंगे, ठीक करा देंगे, या बाजार पे मेरा कब्जा है जिससे मैं आपके यहाँ मांस पहुंचने ही नहीं दूंगा। तो इससे बेचैनी पैदा होगी, और इसीलिए सेक्युलरिज्म सबसे अच्छा उसूल था। संविधान बनते समय जो बहसें हुई उनमें इस शब्द को उस वक्त स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक नहीं माना गया, और उसके कई कारण थे। लेकिन जितनी बहसें हुई, अगर उन सारी बहसों को आप पढ़ेंगे तो सारी बहसों में यह बात स्वीकार्य थी कि हमारा तरीका सेक्युलर होगा। डेमोक्रेसी बिना सेक्युलर हुए सही मायनों में डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, वो झूठी डेमोक्रेसी होगी। यह कुछ वैसा ही होगा जैसे इजराइल की डेमोक्रेसी है, जिसमें इजराइल अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में यहूदी पहले नंबर पर है, बाकी दूसरे नंबर पर है। तो वो है तो डेमोक्रेसी, लेकिन यहूदी पहले नंबर पर है, बाकी दूसरे नंबर पर है। दोयम दर्जे के नागरिक तरीका है। दोयम दर्जे के हैं, तो वह चीज होगी। और इमरजेंसी के दौरान इन दो शब्दों को लाया गया, उसकी कहानी और भी लंबी है, उस पर हम कभी और बात कर सकते हैं। लेकिन जो शब्द अनकहा हुआ था, अगर उसको स्पष्ट कर दिया गया तो वो और अच्छी बात है कि उस शब्द की तरफ हमारा ध्यान रहे। और इसलिए भी यह बात ठीक है कि 1974-75 का जो वक्त था उसमें सांप्रदायिक शक्तियां उफान पर थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी ताकतवर हो रहा था। मैं कह रहा हूं ये फिर अलग बहस का विषय है। जयप्रकाश नारायण जी उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए संभवतः इस सिद्धांत को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि यह सिद्धांत हमारा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। आज अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हटा दो, तो क्या ये वे संविधान सभा की तरफ जा रहे हैं जिसने कहा था ये ठीक है, गांधी के पास जा रहे हैं जिन्होंने बार बार कहा कि भारत सेक्युलर रहेगा? तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सुबह दोपहर शाम गांधी का नाम जाप तो करते रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको प्रातः स्मरणीय बना दिया उनकी हत्या के बाद, अपने आप को बचाने के लिए कि वह बच जाए। लेकिन अगर आपने गांधी को प्रातः स्मरणीय बनाया तो गांधी का सिद्धांत राज्य का है कि यह सेक्युलर होगा भारत। तो जो अब इस उत्साह में है कि हम ये सेक्युलर शब्द हटा देंगे या यह अनावश्यक हो गया, और हम जानते हैं कि इसकी कोशिश की गई। जैसे पिछले दिनों जब संसद का नया भवन बना तो मुझे मालूम हुआ कि जो संविधान की प्रति बांटी गई उसमें ये दो शब्द हटा दिए गए थे। तो ये जो चोरी करने का उस समय तो ये भी हुआ, इंडिया दैट इज भारत, उनको इंडिया से प्रॉब्लम हो गई। 15 दिन तक तो यही चलता रहा कि सब जगह से इंडिया हटा दो। जी हाँ, तो ये एक तरह की प्रतीकात्मक सांस्कृतिक लड़ाई है जो चल रही है, और ये युद्ध अभी चलेगा। और हमारे लिए एक चुनौती का समय है, क्योंकि पहली बार हमें जनता से भी बात करनी है, सबसे बात करनी है कि उन्हें क्यों ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इस मुल्क को अगर एक रहना है, सबको साथ रहना है। सबको साथ रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप एक रेत उठाएं और वो रेत अपनी मुट्ठी में लें और वो मुट्ठी कस के बंद कर लें तो सारी रेत हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप उस मुट्ठी को ढीला रखें तो रेत हाथ में रहेगी। तो अगर आपने कस लिया और कहा कि यही होगा, तो फिर यह मुल्क आपके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है सबको। लेकिन अभी एक उन्माद है, अभी यह मद है कि हमारे पास संख्या है, संख्या का बल है, और उस संख्या के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अंत में सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, जो भी सुन रहे हैं ये सुन सकते हैं, कि अगर मेरी श्रेष्ठता का दावा यह है कि मेरी संख्या सबसे अधिक है,
तो यह कौन सी श्रेष्ठता है? आपकी श्रेष्ठता का दावा हो कि मेरी तादाद सबसे अधिक है इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, यह तो कोई दावा नहीं हुआ। तो इस विषय पर लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों भारत का सेक्युलरिज्म फ्रांस और बाकी सेक्युलरिज्म से ज्यादा इत्मीनान की जगह थी, और क्या अब हम उस इत्मीनान को छोड़ना चाहते हैं? आखिरी सवाल एनके सिंह साहब आपसे भी, जैसे अच्छा एक शब्द इन्होंने अपूर्वानंद जी ने व्याख्या की, श्रेष्ठता का दावा। ये तो वही है जो 1925 से जब से संघ बना तब से इसी तरह की चीजें लोगों के जहन में पैवस्त करने की कोशिशें इतने सालों से हो रही है, अब 100 साल पूरा होने जा रहे हैं। लेकिन यही बात प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर लगातार यही लोगों के जहन में डाली जा रही है, और इसीलिए आज इस तरह की सुर्खियां और हेडलाइन देख रहे हैं। लेकिन एक जो उन्होंने इजराइल का जिक्र किया और दोयम दर्जे के नागरिक, हम सब लोग जो संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं, जो इस प्रस्तावना में यकीन करते हैं और इसे मानते हैं कि हमारे नागरिक होने के अधिकार और नागरिक होने के दायित्व और नागरिक की मर्यादा की परिभाषा इन चंद शब्दों में दर्ज है, निहित है, और हमें इसका निर्वाह करना है, तो कई बार लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी की तरफ हैं और मेजॉरिटी जो जिसके खतरे हैं, मेजॉरिटी उस हिंदुत्व या कट्टर हिंदुत्व कहें या सनातन वाली नैरेटिव का हिस्सा बन रहा है। नहीं, कौन सी मेजॉरिटी? रिलीजियस मेजॉरिटी या कास्ट मेजॉरिटी? तब तो फिर ये अजीब सा खेल हो जाएगा कि तो आप तुम्हारा वाला क्यों चलेगा, फिर यादव वाला क्यों नहीं चलेगा, फिर ब्राह्मण वाला क्यों नहीं चलेगा, फिर दलित वाला क्यों नहीं चलेगा? तो आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं, भारतीय समाज तो भरा पड़ा है, 3600 आइडेंटिटी ग्रुप्स हैं, तो लिहाजा ये टूट के चिंदी चिंदी हो जाएगा जिस दिन ये कंसेप्ट आप ले आए कि मेजॉरिटी। आज आपका हिंदू कंसोलिडेशन चल रहा है, कल कोई फिर खड़ा होगा और कहेगा नहीं ये वाला क्यों, फिर पंडित जी वाला चलेगा, फिर वो वाला चलेगा, दलित वाला तो ये पूरा टूट जाएगा। इसीलिए इसकी जो व्यवस्था पूरी दुनिया में है, हालांकि वो चेंज करने जा रहे हैं मोदी जी, जो नया कंसेप्ट पूरा संघ और ये राइटिस्ट फोर्सेस जो हैं, ये एक नया साजिश करने जा रही हैं, जो नया लेटेस्ट ट्रेंड आया है। अभी तक आपने देखा होगा कॉलोनियलिटी को कॉलोनियलिज्म खत्म करेंगे तो डी कॉलोनियल वो करेंगे। एक नया कंसेप्ट दिया है डी कॉलोनियलिटी, और उसके लिए किताबें लिखवाई जा रही। उसके तहत ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ही यूरोपियन कॉलोनियल सिस्टम का था, ये वाला सेकुलरिज्म हमें चाहिए ही नहीं। और तब ये धीरे से कहेंगे कि सनातन जीवन पद्धति है, भारतीय समाज इसी के हिसाब से, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बस चेंज करना है, एडिशन करना है, कुछ नहीं हटाएंगे और ये ला देंगे। तो खैर ये इनकी ये व्यवस्था है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि डी कॉलोनियलिटी का जो ये कंसेप्ट, और इसमें पढ़ाई भी बदल देंगे, इसमें सब कुछ बदलने जा रहे हैं, क्योंकि ये उससे अलग है, डी कॉलोनियलिज्म से अलग है। ये वो सोच है जिसको कि वो जो कॉलोनियलिटी का सोच था उससे वो न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं। तो खैर ये तो आगे बात करेंगे कभी, लेकिन अभी जो है इसकी व्यवस्था पूरी दुनिया के स्कॉलर्स ने, जो डेमोक्रेसी के स्कॉलर्स हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल से लेकर तमाम लोगों ने तो एक व्यवस्था दी और ये कहा कि 4 बेसिक एलिमेंट हैं किसी भी डेमोक्रेटिक फंक्शन के। पहला, मेजॉरिटी रूल, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी अगर 37% ला के जीत रहे हैं तो बाकी लोगों को 37 नहीं मिल रहा तो मोदी जी राजा बाबू हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और यही बात टॉकविल ने जब अमेरिका गए और वहां का जो डेमोक्रेसी देखा तो उन्होंने लौट के लिखा टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, और वो देखा तो उन्होंने कहा बाप रे बाप ये कैसा डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद से ये कंसेप्ट आने लगा। पहला, 4 तत्व है जो, पहला मेजॉरिटी रूल, दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स की आप पहचान करेंगे, आप हवा में नहीं कि आप ये मेजॉरिटी मिल गई या 5 साल बाद बताएंगे जनता को, बीच में तुम कौन होते पूछने वाले, कौन है एनके सिंह, अजीत अंजुम और प्रोफेसर साहब। तो ये क्यों करेंगे, ये क्यों पूछेंगे ट्वीट करके कि भाई सेकुलरिज्म खतरे में है, उठा के बंद करो इनको। 5 साल बाद जनता से हमने वोट लिया है, जनता को बताएंगे, ये मोदी जी की फिलॉसफी होगी।
तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के तहत आर्टिकल 25 से 30 तक माइनॉरिटीज को बाकी भी है लेकिन ये खास करके दिया गया है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जो ये चलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था से चलेगा। और चौथा गवर्नेंस बाय डिस्कशन। आप साइकिल का ठेका नहीं है जो 5 साल के लिए दे दिया गया है, मोदी जी अब आप चलाते रहिए, लमलेट हो जाइए अयोध्या में जाके और कहिए कि बस अब इसी के हिसाब से चलेगा और ईडी और सारे लोग लग जाएंगे। ये नहीं होगा। नतीजा ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स दूसरा है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस बाय डिस्कशन। इसीलिए ये पार्लियामेंट है, वरना मोदी कब के हटा देगा। नहीं काहे का पार्लियामेंट रखे हो यार, बकवास करते रहते। पूछते हैं कि जीनी कोएफिशिएंट पे कितना बड़ा है, पूछते हैं कि साहब वो मिला कि नहीं, सभी गरीबों को मकान नहीं मिला, ये फालतू बातें पूछते हैं, हटाओ इनको। इसीलिए पार्लियामेंट है, रोज रोज पार्लियामेंट है, इतने सिटिंग होगी पार्लियामेंट की ये है। उसके बगल में मीडिया खड़ा है, अगर मीडिया है तो आज तो वो रोल ही नहीं कर रहा है। इसीलिए बनाया गया है ये इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस कि हम उस पर पूछे सरकार से कि वादा किया था 15 लाख जेब में डालने का, किधर गए? ये वादा किया था घर देने का 2022 तक, कहां है? ओडीएफ कर दिया पूरा हिंदुस्तान, अभी भी 25% लोग जाते हैं खेत में। तो ये पूछने के लिए मीडिया और ये इसका रोल दिया गया है और इसीलिए मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक दूसरा मकान दिया गया है। तो मेरे ख्याल से हमें ये समझना चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए। तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है कि भाई अब तो अपने राम से आपको क्या दिक्कत है? भैया हमें दिक्कत नहीं है राम से, लेकिन ये राम पे कल जब तुम्हारे ऊपर चाबुक चलाएंगे तब तुम कहां जाओगे ये बताओ, क्योंकि राम से तुम्हारे एनके सिंह साहब हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा।